नज़ीर, इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट के ममालिक के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, और जितना ज्यादा ये मुल्क इग्नोर कर रहे हैं उतना ज्यादा ये थ्रेट उनके खिलाफ जो है वो बढ़ रहा है। अब आप देखिए कि टर्की के हवाले से क्या खबर आ रही है, इजराइल क्या तैयारी कर रहा है टर्की के खिलाफ। इजराइल जो है वो साइप्रस और यूनान को उसके साथ अलायंस भी बना रहा है, उनको तैयार भी कर रहा है, क्योंकि वो तो कोई बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है, तो इजराइल जो है वो उनको असलहा दे रहा है। और अब इजराइल, यूनान और साइप्रस जो है वो एक ज्वाइंट फौज बनाने जा रहे हैं ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में टर्की को कन्फ्रंट करने के लिए, टर्किश इन्फ्लुएंस को कन्फ्रंट करने के लिए इजराइल साइप्रस और यूनान के साथ मिलकर एक ज्वाइंट फोर्स बनाने जा रहा है। तो ये टर्की के लिए सबसे बड़ा यानी ये खतरा है, टर्की के लिए बहुत सेंसिटिव इशू है। और साइप्रस और ईस्टर्न मेडिटेरियन सी और यूनान के साथ चूंकि टर्की के बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इजराइल उनके साथ ज्वाइंट फौज बना रहा है। और इजराइल जो है वो यूनान को बहुत ज्यादा इक्विपमेंट दे रहा है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी दे रहा है। उनकी जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है उसमें इजराइल का सबसे बड़ा किरदार है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। तो एक तरफ सीरिया में जो इजरायली इकदाम है वो टर्किश नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और दूसरी तरफ अब यूनान और साइप्रस और मेडिटेरेनियन सी के अंदर। तो इसलिए उर्दगान जो है वो तेहरान जा रहे हैं इन सारे वाकयात को देखते हुए। हालांकि यही टर्की है जिसका स्टांस पिछले दिसंबर में यह था कि ईरान जो है वो डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है रीजन के अंदर, और आज वो खुद तेहरान जा रहे हैं। उसकी वजह यह है ये मुल्क जब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन जितना देर होती चली जाएगी आपसी कोऑपरेशन के अंदर उतना ज्यादा इजराइल अपना जो तैयारी है वो इन मुल्कों के खिलाफ, एक एक मुल्क के खिलाफ, जॉर्डन, मिस्र, इन सब में भी वो क्लेम करते हैं कि मिस्र का फलां हिस्सा ग्रेटर इजराइल का है, फलां जॉर्डन और फलां सीरिया और फलां लेबनान। अच्छा, जो हैकर्स हैं उन्होंने बड़े साइबर अटैक्स किए हैं इजरायली हाई ऑफिशियल्स के ऊपर, और इवन जो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन तक भी हैकर्स ने उनके फोन्स तक को एक्सेस किया है। और मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ मुल्क जो है वो चाइनीज जो एडवांस वेपन्स हैं वो एक्वायर कर रहे हैं, तो चाइना का जो रोल है बढ़ता चला जा रहा है। लेबनान, सीरिया में बतदरीज वही सूरत हाल है, यानी एक जंग है जो दरमियान में अटकी हुई है, और इजराइल की मुसलसल हमले, मुसलसल इनकरियंस जो है वो होती चली जा रही हैं। और इसी दरमियान इजराइल ने अपने नॉर्थ में जंगी मशकों का ऐलान किया है, यानी जो सीरिया का बॉर्डर है, लेबनान का बॉर्डर है, वहां पर जंगी मशकों का अनाउंस किया है। वेनेजुएला के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला जो है वहां पर मामला ऐसा लग रहा है कि अब बराह रास्त उनके लैंड पर अटैक्स की तरफ जो बढ़ रहा है, जो एस्केलेशन हो गई है, जो ब्लॉकेड हो गया है, जो ऑयल टैंकर्स कब्जे में लिए जा रहे हैं, इसके बाद अगला स्टेप जो है वो ऑन ग्राउंड अटैक्स के हवाले से है। बड़ी संगीन सूरत हाल है। और वेनेजुएला के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि वो जो वेनेजुएला की आर्मी है वो पूरी तरह से मौजूदा गवर्नमेंट के साथ खड़ी रहेगी और पूरी तरह से दिफा करेगी। तो ये बहरहाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आर्मी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है तो फिर रजीम चेंज कैसे होगी, क्योंकि अमेरिका के पास जो सबसे बड़ा सोर्स होता है रजीम चेंज का वो फौजी बगावत होती है। इसलिए अगर प्रेसिडेंट मडोरो के खिलाफ आज तक रजीम चेंज नहीं हो सका तो उसकी वजह यह है कि आर्मी बहुत लॉयल है। तो अब उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम पूरी तरह से प्रेसिडेंट मडोरो के साथ खड़े हैं, तो फिर रजीम चेंज कैसे होगी। तो खतरात जो है वो बरह रास्त हमलों की तरफ जब वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इवन ये भी खतरात हैं कि प्रेसिडेंट मडोरो को कैप्चर किया जा सकता है, यानी उनको अमेरिकन फौज आए और उठाकर ले जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसकी भी तैयारी। ये सारी उनके सैटेलाइट्स इस वक्त देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड उनके एजेंट्स मौजूद होंगे, मुकम्मल जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर रहे होंगे। असैसिनेशंस अगले फेज में हो सकती हैं। अभी आप देखें ना, 1.5 माह पहले हम कहां खड़े थे और आज कितनी एस्केलेशन हो गई है। तो अगले 1 माह बाद, 1 हफ्ते बाद हम मजीद है वो कहां पर खड़े होंगे। ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। 2026 की तरफ जब हम जा रहे हैं, अक्टूबर 2023 में जब इजरायली एग्रेशन शुरू हुआ था, तो यानी अब हम 2026 तक पहुंच रहे हैं और वो एग्रेशन उसी तरह से जारी है। उस वक्त दुनिया ये प्रेडिक्ट नहीं कर रही थी कि इतना ज्यादा जब वो घसीटता चला जाएगा और इजराइल का जुल्म इस तरह से होता चला जाएगा कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यानी उस वक्त की जो दुनिया थी, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि आज की दुनिया में भी ऐसा जुल्म हो सकता है और वो होता चला जाएगा। तो ये बहुत अजीब है। और 2026 में हम दाखिल हो रहे हैं और ये 2026 जो है वो
इजराइल में इलेक्शंस का साल है और उस वक्त भी 2023 से ही रिपोर्ट्स आती थी कि नेतन्याहू चाहता है कि इसको ड्रैग करते हुए वो इलेक्शंस तक जो है लेकर जाए। तो देखिए इस वक्त नेतन्याहू क्या सोच रहा है, वहां के जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वो ये है कि ईरान के खिलाफ यानी रिजीम चेंज किया जाए, ईरान को डिफीट किया जाए, तो नेतन्याहू बहुत बड़ा विक्टोरियस होकर जब वो उभरेगा, तो साथ इलेक्शन ईयर आ रहा है, तो उसमें एक बड़ी विक्ट्री जो है वो उसको मिल सकती है। ये जो करप्शन केसेस हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है ना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो लेकिन इलेक्शन जीतना ये नेतन्याहू की प्रायोरिटी है और उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी एट होम। वैसे भी जो सेटलर्स हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं नेतन्याहू से, काफी खुश हैं जो कुछ उसके इकदामात हैं। तो अगर ईरान के खिलाफ भी वो कामयाब हो जाता है तो एक बड़ा विक्टोरियस होकर नेतन्याहू उभरेगा और जो है वो काफी पॉपुलैरिटी एट होम उसको मिलेगी। तो ये जो इलेक्शन है, इजराइल अब इलेक्शन ईयर के अंदर दाखिल हो रहा है, तो ये सारा लिंक करेगा आगे जो इजराइल इकदामात उठाने जा रहा है वो इस इलेक्शन के साथ जब वो लिंक होंगे। जैसा आप देखें कि गजा का जो सीज फायर है जो पिछला जो जनवरी में हुआ वो अमेरिकन इलेक्शंस के साथ लिंक था। कैमला हारिस ने इस बात को कंफर्म किया कि नेतन्याहू ने जानबूझकर बाइडेन के टाइम पर सीज फायर नहीं किया ताकि ट्रंप को इलेक्शन में फायदा हो। तो ये चूंकि ये एक इस सारी जंग का एक सियासी पहलू भी है, बहुत अहम सियासी पहलू है, यानी नेतन्याहू मुसलसल इक्तदार में रहना चाहता है, ये इसका अहम तरीन पहलू है। तो इलेक्शन ईयर में इजराइल जा रहा है और उसमें नेतन्याहू जीतने का इरादा रखता है और बिल क्लिंटन भी ये खुद बात कर चुके हैं कि नेतन्याहू चाहता है कि वो ताहयात ही पावर में रहे। इस वक्त ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर तो इजराइल का है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब ईरान कैसे कन्फ्रंट करेगा, बहरहाल उस पर भी हम देखेंगे। अब कतर की जो बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट आई है, कतर ने कहा है, उन्होंने कहा है हम बड़ी ही एम्बैरेसिंग पोजीशन के अंदर हैं। जो इजराइल के मुसलसल हमले हो रहे हैं, गजा में मुसलसल वायलेशंस हो रही हैं, तो हम बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन में हैं कि फलस्तीनी हमसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या गारंटीज दी हैं हमें, तो हम उनके सामने शर्मिंदा हो रहे हैं कि हम उनको क्या जवाब दें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कतर कह रहा है कि हम शर्मिंदा हो रहे हैं और हम बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन में हैं कि हमने गारंटीज दी हुई हैं फलस्तीनियों को। ये कोई शुगल थोड़ी है, वहां पर फलस्तीनी औरतें बच्चे मारे जा रहे हैं और पिछले 2 साल में 1 लाख के करीब औरतों, बच्चों, नौजवानों को, बूढ़ों को मार दिया गया है। 1 लाख, कैन यू इमेजिन, 1 लाख। तो अब उनको गारंटीज दी गई हैं और फिर वहां पर इजराइल लोगों को मारता चला जा रहा है। तो कतर ने कहा है कि हमने अमेरिका को कन्वे किया है कि इस सूरत हाल को बदला जाए, मगर ना मामला बहुत ज्यादा खराबी की तरफ जा सकते हैं। हमास ने भी कन्वे किया है 24 घंटे पहले कि सीज फायर जब वो टूट सकता है। तो अब देखेंगे आगे। कतर ने यह भी अनाउंस किया है कि फ्राइडे के रोज जो है वो एक अहम तरीन मुलाकात इस तनाजुर में होने जा रही है। और इधर प्रो पैलेस्टाइन जो हैकर्स हैं उन्होंने बहुत सारे जो इजरायली हाई ऑफिशियल्स हैं उनको साइबर अटैक किया है, जिसमें जो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट, इसका फोन भी शामिल है। इसके फोन को भी हैकर्स ने जो है वो हैक किया है। एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आ रही है, रशियंस ने पकड़ा है एक इजरायली को जो कि रशिया की जो एक कार्गो वेसल है उसकी हाईजैकिंग के अंदर ये इन्वॉल्व था और रशिया ने इसको धर लिया है। ये इस वक्त साइप्रस में पकड़ा हुआ है। रशिया ने इसके वारंट्स निकाले हुए थे और अब इसको साइप्रस से रशिया ट्रांसफर किया जाना है। और रशिया कह रहा है कि ये बकायदा स्टेट बैक्ड और ये रशिया के जो प्रेसिडेंशियल गार्ड था उसका ये हिस्सा था। इजरायली मीडिया, रशिया सीक्स एक्स्ट्राडिशन, यानी ये प्रोसेस होता है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क किसी को अरेस्टेड को लेकर जाने का एक्स्ट्राडिशन उसको कहते हैं, ऑफ इजरायली, जो कि लिंक है एक शिप की हाईजैकिंग के हवाले से। और रशिया ने कहा है कि ये प्रेसिडेंशियल गार्ड था, यानी इसने कोई अलग से कोई वाकया नहीं किया, यानी इजराइल की उसमें एस्टेब्लिशमेंट या वो सारे शामिल थे, कहीं ना कहीं उनका लिंक है। 2009 के अंदर एक शिप रशिया का हाईजैक हुआ था और उसमें यह बंदा इन्वॉल्व था। रशिया सेज के इजरायली डिटेन्ड इन साइप्रस वाज एक्स प्रेसिडेंशियल गार्ड। इसके वारंट्स रशिया ने निकाले हुए थे लेकिन इजरायलियों को पता नहीं था। ये साइप्रस में आया है तो इसको जनाब अली धर लिया गया है वहां पर, और ये क्रूज शिप के ऊपर ऑन बोर्ड था और ये इजरायली ही कंपनी थी और ये बिल्कुल अवेयर नहीं थे रशियन वारंट्स के हवाले से। रशिया ने इजरायलियों के हवाले से वारंट्स निकाले हुए हैं और वो उन्होंने धर लिया। एक दिलचस्प खबर है। तो इजराइल जब वो यूक्रेन में इन्वॉल्व है, ताइवान में इन्वॉल्व है, तो भी रशिया के खिलाफ इन्वॉल्व है ना। अब चाइना कह रहा है कि रशिया के एसेट्स फ्रीज मत करो और वो इस्तेमाल ना करो,
तो रशिया और चाइना का मफाद एक ही है, ताइवान में गया सो रशिया के खिलाफ भी गया। ईरान में जो तैयारी है वो बहुत हाई लेवल के ऊपर हो रही है, क्योंकि ईरान ये समझता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जंग होनी ही होनी है, ठीक है ना। नेतन्याहू और इजराइल और ज़ायनिस्ट जब वो ईरान को सबसे बड़ी रुकावट देखते हैं, देखिए उनका मिडिल ईस्ट क्या है, उनका मिडिल ईस्ट ये है कि देखिए गल्फ कोई रुकावट नहीं है उनके लिए, बाकी मिस्र का जॉर्डन ये उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, जाहिर उनकी ये ताकत नहीं है। मिस्र तो इस सिनेरियो में जंग की तैयारी कर रहा है कि अगर कल को फलस्तीनी को डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो फिर वो जंग की तरफ जाएगा। ये नहीं कि वो कोई फलस्तीनियों को बचाने के लिए जंग करने जा रहा है या इसराइल को कन्फ्रंट करने के लिए जंग करने जा रहा है, नहीं, वो तो एक तैयारी कर रहा है कि अगर ये सिनेरियो पैदा हुआ और उसको लगता है कि ये पैदा होगा तो असल तो उनके लिए रुकावट ईरान है ना। अगर ईरान को वो डिफीट करते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट पर वो समझते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस हो जाएगा, फिर क्या ताकत बचेगी उनको लगता है। और फिर आगे चल मैं आपके सामने रखता हूं वो उधर भी यानी साइप्रस और यूनान और वो अपना इन्फ्लुएंस वहां मेडिटेरियन सी से लेकर यहां तक जो वो ईरान तक ये सारा वो समझते हैं, और फिर अफ्रीका। तो ये उनके गोल्स हैं कि अगले 5-10 साल बाद मिडिल ईस्ट में नया जो नक्शा, बार बार नेतन्याहू कहता है कि चेंजिंग द फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट, तो ये इस तरह से है। तो ईरान में बहुत तैयारी है, बहुत अभी आप देखना कि जो डुअल नेशनल्स हैं जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया ईरान को, ईरान ने धोखा खाया। ये जो ईरान में असैसिनेशन हुई है ना, ईरान धोखा खा गया है डुअल नेशनल से, रेफ्यूजीज से, ये सारे इस्तेमाल किए इसराइल ने। अब ईरान इस दफा ज्यादा प्रिपेयर्ड है। और मैं आपको बताऊं ये भी कहते हैं ना कि भाई ईरान में देखें ईरान कितना कमजोर है, उसमें इसराइल ने घुसकर इतनी असैसिनेशंस की। मुझे जरा मिडिल ईस्ट का एक मुल्क बताएं, अगर इसराइल वहां पर अटैक करता तो ईरान से भी कई गुना ज्यादा वो वहां पर ये सारा कुछ कर सकता था, और उस मुल्क में वो सलाहियत ना होती कि ईरान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया। ये तो ईरान की फतह है। मतलब आप देखें सिर्फ इसराइल हमलावर नहीं था, पूरा वेस्ट हमलावर था। तो ईरान ने ठीक है असैसिनेशंस हुई और जो है वो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, तो असैसिनेशन से मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी नहीं बच सकता मिडिल ईस्ट का मुल्क, क्योंकि उधर पूरा वेस्ट था। तो ईरान ने तो बहुत ज्यादा, और अब वो ज्यादा प्रिपेयर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसराइल बार बार अपनी ये ताकत ईरान पर इस्तेमाल करता है तो ईरान एक्सपोज होता है। कभी इस्माइल हानिया को वहां पर शहीद किया जाता है। अभी आप देखें कतर पर उन्होंने अटैक किया, ये तो मतलब इससे भी बड़ी बात है ना कि कतर पर दिन दहाड़े अटैक हुआ और वो एक जवाब में पटाखा भी नहीं चला सके। तो सोचिए, मतलब असल में तो इसराइल अपनी ताकत इस्तेमाल ईरान पर करता है ना, इसलिए बार बार ईरान एक्सपोज होता है कि इसकी ये कोई ताकत नहीं है, ये कितना कमजोर है। असल बात यह है कि वो पूरे वेस्ट के साथ लड़ रहा है और उसने जवाब दिया है और इसराइल को सीज फायर बाद में करना पड़ा। तो सुप्रीम लीडर जो है वो पूरी ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप को बदल रहे हैं। बहुत सारे एग्जेक्टिव ऑर्डर्स उन्होंने जारी किए हैं और बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स को बदल दिया गया है। 12 दिन की जंग के बाद सिर्फ 2 कमांडर्स हैं जो अभी अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं। अभी एक इंटेलिजेंस के हवाले से टॉप कमांडर को तब्दील किया गया है। तो चूंकि इस वक्त इसराइल जो है वो एक पूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा होगा, जिस तरह पहले उसने असैसिनेशंस की हैं, इसी तरह के असैसिनेशंस इस वक्त वो प्लान कर रहा होगा। तो यहां पर वो लीडरशिप को तब्दील कर रहे हैं और बहुत सारों के नाम जो वो खुफिया रखे जा रहे हैं। एक सिर्फ इस हवाले से इंपॉर्टेंट बात के देखिए, अब की ईरान की जंग कैसी होगी, यानी देखें रिजीम चेंज कैसे होता है, फौज की बगावत हो जाए या कोई बाहर से लाकर बंदा इंस्टॉल कर दिया जाए, तो ये तो ईरान में पॉसिबल नहीं है। मौजूदा जंग ने ये साबित किया, यानी अगर वो असैसिनेशन कर भी देंगे तो नई लीडरशिप आ जाएगी। बाहर से वो क्या पहलवी को लाकर बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते। तो इसलिए टॉम बैरक ने कहा ना कि हम फेल हो गए हैं रिजीम चेंज में। तो अभी वो रिजीम चेंज करना तो चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये कि रिजीम चेंज होगी कैसे? मजीद हमले कर लेंगे, मजीद असैसिनेशन कर लेंगे तो उससे रिजीम चेंज कैसे हो जाएगी? रिजीम चेंज अगर करनी है तो उसके लिए तो फुल स्केल अमेरिकन इन्वेजन करनी पड़ेगी, और फिर उस इन्वेजन के नतीजे में वो तेहरान में गवर्नमेंट तो इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन फिर एक गोरिल्ला वॉर शुरू हो जाएगी, जैसे वियतनाम में हुई, जैसे अफगानिस्तान में हुई। फिर तो वो तो अमेरिका के लिए अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं है, तो फिर रिजीम चेंज कैसे होगी? तो ये वो चैलेंज है जिससे वो इस वक्त निपट रहे होंगे। और लेकिन ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं, इसके काफी ज्यादा खतरात हैं। तो ये जंग बहुत खौफनाक हो सकती है, और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको निशाना बनाया जा सकता है। सुप्रीम लीडर से लेकर सदर से लेकर फॉरेन मिनिस्टर से लेकर ये सारे वो खौफनाक इकदाम उठा सकते हैं। सो ओमान को जो है वो एडवांस चाइनीज स्काई शील्ड सिस्टम जो है, जो कि चाइनीज लेजर वेपन्स के साथ लैस है, और एंटी ड्रोन जो डिफेंस है ये रिसीव हुआ है। तो चाइना अपनी जो वेपन्स है वो काफी ज्यादा मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा है।
और इजराइल जो है वो आज जंगी मशकें शुरू कर रहा है नॉर्दर्न एरिया, जो यानी लेबनान और सीरिया वाला एरिया, ये नॉर्थ कहलाता, तो यहां पर जंगी मशकें वो कर रहे हैं। और लेबनान के हवाले से बड़ी अहम खबर है, जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस हैं जिनको इजराइल चाहता है कि वो यहां से निकल जाएं, ये 2026 के एंड तक यहां से निकल रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, 2026 के एंड तक जो है ये यूएन की फोर्सेस यहां से निकल जाएंगी। और इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह को हम खत्म कर देंगे तो इससे लेबनान के लोगों को वापस मिल सकता है। यानी हिजबुल्लाह ने लेबनान पर कब्जा किया हुआ है, तो एक आजाद, खुशहाल, खूबसूरत लेबनान जब हम लेबनान के लोगों को लौटा देंगे हिजबुल्लाह को खत्म कर, ये तो हम लेबनान के लोगों पर एहसान कर रहे हैं, जैसे नेतन्याहू ईरान के लोगों को खिताब करता है ना कि हम तुम्हें आजाद करवाने के लिए आ रहे हैं। सो ये नॉनसेंस उसने बोली। और लेबनान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि निगोशिएशंस हम इजराइल के साथ करना चाहते हैं, और निगोशिएशन का मतलब सरेंडर नहीं है, और हम मुल्क के इंटरेस्ट में कोई भी इकदाम उठाएंगे तो वही जो अनरियलिस्टिक पॉलिसीज है वो लेबनीज गवर्नमेंट कंटिन्यू रखे हुए है। सो उधर जो है वो सीरिया के हवाले से टर्की क्या लिख रहा है, कह रहे हैं ग्रोइंग इजरायली अटेम्प्ट्स टू ग्रैब मोर सीरियन टेरिटरी रेज टेंशंस। सीरिया की मजीद टेरिटरी पर इजराइल कब्जा करना चाहता है, टर्किश मीडिया लिख रहा है। तो लेबनान को सीरिया की मिसाल से भी समझ नहीं आ रही, सीरिया में मजीद उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किए, रोज खबर आती है इजराइल मजीद इन्फिल्ट्रेट कर गया है। अब वो वहां पर क्या कर रहा है, एक एक घर में जाकर चेकिंग कर रहा है, चेक पॉइंट्स बना रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, तो ये देर हो रही है। तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने यमन के हवाले से स्टेटमेंट जारी किया कि वहां पर रिस्ट्रेंड होना चाहिए, मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल उधर भी टर्की को तंग कर रहा है, जो उसके लिए सबसे सेंसिटिव इशू है, यानी यूनान वाला, यानी कि साइप्रस वाला। तो वहां इजराइल बहुत ज्यादा अपना असलहा दे रहा है और उनके साथ अलायंस बना रहा है। जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि यह अलायंस बिल्कुल वाजे, वो यह है कि तीनों मुल्क ज्वाइंट फौज बनाने जा रहे हैं, इजराइल, यूनान और साइप्रस, ये ज्वाइंट फोर्स बनाने जा रहे हैं। कितनी बड़ी ये खबर है अगेंस्ट टर्की, तीन मुल्क, तीनों के साथ टर्की का फड्डा है, वो ज्वाइंट फौज बनाने जा रहे हैं। और वहां पर तो मसला देखे ना, यहां सीरिया में तो चलो सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है, कतर भी इन्वॉल्व है, बाकी सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं। तो सीरिया के खिलाफ सिर्फ टर्की के खिलाफ नहीं है, वहां पर तो जो हो रहा है वो सिर्फ टर्की के खिलाफ है। साइप्रस में, ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में, वो तो सिर्फ टर्की के खिलाफ। तो ट्रायलेटरल मीटिंग सिग्नल साइप्रस डीपनिंग सिक्योरिटी टास्क विद इजराइल। साइप्रस 5000 सोल्जर्स देने जा रहा है, ज्वाइंट मेडिटेरेनियन फोर्स बनने जा रही है अलोंगसाइड ग्रीस, इजराइल एंड साइप्रस। ग्रीस, इजराइल एंड साइप्रस होल्ड कॉन्फिडेंशियल एयर फोर्स समिट इन निगोशिया। यानी इसमें जो है वो एयर फोर्स भी होगी, मरीन्स भी होंगे, ये ज्वाइंट फौज होगी। ग्रीस, इजराइल एंड साइप्रस प्लान ज्वाइंट ब्रिगेड अगेंस्ट टर्की। अब ये देखना, मतलब बकायदा वो बन ही टर्की के खिलाफ रही है। भाई सीरिया में तो सबके इंटरेस्ट है ना, मिस्र नहीं चाहेगा, जॉर्डन नहीं चाहेगा, सऊदी अरेबिया, कतर, यूई ने कंडेमनेशन की हुई हैं। तो सीरिया में खराबी सबके खिलाफ है, तो वहां पर जो हो रहा है वो सिर्फ टर्की के खिलाफ है। तो टर्की के लिए वो मामला ज्यादा सेंसिटिव है, जहां पर तैयारी ही सिर्फ टर्की के खिलाफ हो रही है। तो उर्दगान बिला वजह तेहरान नहीं जा रहे हैं। सो टॉक्स बिटवीन ग्रीस, इजराइल एंड साइप्रस टू एस्टैब्लिश अ ज्वाइंट मिलिट्री फोर्स इन द ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन। एक बकायदा ब्रिगेड बनाई जाएगी जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस कायम करेगी पैरेलल टू द टर्किश इन्फ्लुएंस। और यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि इजराइल की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है ये की रोल अदा कर रही है, यूनान की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हो रही है इसमें सबसे जो बड़ा किरदार है वो इजराइल का है। ये सब टर्की के खिलाफ जब वो हो रहा है, तो इसलिए इन मुल्कों को आपस में कॉपरेशन, ईरान के साथ इनको कॉपरेशन की जरूरत है। तो ईरान पर हमला हुआ, ये सब इन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब कुछ नहीं किया ना, कोई इकदाम नहीं उठाया, बस कंडेम कर दिया। तो काइंड ऑफ के ये इन्होंने कहा ठीक है, इजराइल ने कर लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनको ये सोचना चाहिए कि ईरान कमजोर होगा, अगर ईरान को वो डिफीट करते हैं तो इनके खिलाफ भी तो वो तैयारी कर रहे हैं। इनके लिए तो आज मौका है, मिस्र के लिए, बाकी मुल्कों के लिए, कि वो आज आगे बढ़े। 2 साल बाद, 3 साल बाद इजराइल उनके खिलाफ भी आ चुका होगा, ठीक है ना, उसने आना ही आना इन सब के खिलाफ। और टर्की के खिलाफ तो अब उसका अलायंस बड़ा वाजे है, एक बकायदा ज्वाइंट फोर्स बन रही है जो बन ही टर्की के खिलाफ रही है ओपनली। इससे बड़ा थ्रेट और क्या होगा। और ब्लूमबर्ग ने एक खबर शेयर की है और उसके मुताबिक टर्की के पास S-400 है जो कि रशिया का है। अब अमेरिका कहता है कि इसको वापस करो, फिर तुम्हें जेट्स देंगे। टर्की ने वापस नहीं किए, कई साल से ये फड्डा चल रहा है। अब ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक टर्की ये वापस करने जा रहा है ताकि वहां से F-35 ले सके।
और अभी जो उर्दगान और प्यूटन की मुलाकात हुई उसमें ये चीज डिस्कस की गई, लेकिन रशिया कह रहा है कि ऐसी कोई बात अभी टर्की से हमें कन्वे नहीं की गई, लेकिन ये खबर है। तो ठीक है, अगर वो S-400 वापस कर देते हैं और F-35 उनको मिल जाते हैं तो इट्स अ फेयर डील, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो जो कैनेडियन लॉ मेकर्स हैं जिनको वेस्ट बैंक में दाखिले से रोक दिया गया, उनका बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है। उन्होंने कहा कि अग्रेसिव एंड हॉस्टाइल कैनेडियन लॉ मेकर स्लैम इजराइल आफ्टर बीइंग बेयर्ड फ्रॉम वेस्ट बैंक। ये देखना कि खुली बदमाशी वेस्ट के लॉ मेकर्स के खिलाफ, कनाडा के लॉ मेकर्स के खिलाफ। अच्छा जी, अब वेनेजुएला की सूरत हाल यह है कि ऐसा लग रहा है कि वहां पर अटैक होने जा, जैसे हम पहले कह रहे थे कि बिल्डअप है तो आगे क्या होगा, वो एयर स्पेस शटडाउन हुआ, वो इवैक्यूएशन ऑर्डर हुआ, अब कंप्लीट ब्लॉकेड हो गया है, आगे असैसिनेशन शुरू हो सकती हैं। तो इसी तरह अब एक बराह रास्त हमले के जो खतरात हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। अब ये वेनेजुएला के एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जो है उन्होंने कहा कि वाशिंगटन इस चीज की तैयारी कर रहा है कि वो स्ट्राइक्स करे ऑन वेनेजुएला, एमिंग टू फोर्स मडोरो सरेंडर और कैप्चर, बकायदा प्रेसिडेंट मडोरो को वहां से कैप्चर वो करके ले जाएं, इसकी भी उनकी तैयारी है, हमला की तरफ जब वो बढ़ रहे हैं। तो इस पर वेनेजुएला के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो सामने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो फौज है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगी जो मौजूदा प्रेसिडेंट मडोरो की रिजीम है, गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करेगी, क्योंकि अब सबको वाज़ेह है कि ये रजीम के खिलाफ नहीं है मामला। प्रेसिडेंट मडोरो ये भी कह चुके हैं मैं हटने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मामला तो ऑयल के लिए है, रिसोर्सेज के लिए है, वेनेजुएला की वेल्थ वो लेना चाहते हैं। तो आर्मी को भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो अमेरिका बंदा लेकर आएगा, वो मरिया तो कह रही है, उधर खुफिया सारी मुलाकातें हुई हैं कि उसने कहा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर हैं, ये मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगी। तो उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो रियल गोल्स हैं ये हमारा ऑयल और नेशनल रिसोर्सेज पर कब्जा करना है, वो सब जब इस बात को समझ रहे हैं। अब अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि जो ट्रंप ने ब्लॉकेड अनाउंस किया है उसके बाद वेनेजुएला का जो ऑयल है वो पैरालाइज हो गया। अब ये अमेरिकन मीडिया काइंड ऑफ, यानी ये हो सकता है सही खबर हो, ये हो सकता है ना भी हो, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन वॉर भी जारी है एक क्योस फैलाने के लिए। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि यूएस टैंकर सिजोर हैज पैरालाइज्ड वेनेजुएला ऑयल शिपिंग, और जो उनके टैंकर्स हैं वो अब बंदरगाहों पर खड़े हैं, और जो बंदरगाहों की तरफ आ रहे थे वो वापस चले गए हैं ताकि पकड़े ना जाएं। मैनी ऑयल टैंकर्स वो वेनेजुएला की पोर्ट्स पर लंगर अंदाज हैं, while others head away, जबकि दूसरे जब वो वापस चले गए हैं। वाशिंगटन सिजोर थ्रेट ऑल शिप्स थ्रेटनिंग वेनेजुएला ऑयल टू चाइना एंड क्यूबा। तो वेनेजुएला को जो ऑयल चाइना और क्यूबा की तरफ जा रहा है वो भी रुक गया है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। चाइना और क्यूबा, और चूंकि क्यूबा में भी वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं और क्यूबा को जो ऑयल जाता है वो वेनेजुएला से जाता है, वो इस ऑयल सप्लाई को भी काटना चाहते हैं। दो कह रहे हैं कि यहां पर डिसरप्शन आई है, हो सकता है आई हो सकता है ना आई हो। दो तरह का ऑयल है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक ये है कि 50 से 60 जो शैडो फ्लीट है वो ऑयल सप्लाई करता है, फिलहाल अमेरिका उनको पकड़ रहा है। एक खुद अमेरिकन कंपनी है जिसके पास 30 के करीब टैंकर्स हैं जो परमिट के साथ ऑयल दे रही है, यूरोप को भी दे रही है, अमेरिका को भी दे रही है, उसका ऑयल जारी है। तो फिलहाल जो वो पकड़ रहे हैं वो इन 60 टैंकर्स के करीब ये जो शैडो फ्लीट है, उनकी जो अपनी कंपनी है उसको वो किसी भी वक्त उसका परमिट खत्म कर देंगे। तो ये जो शैडो फ्लीट है, जो रशिया का सारा ऑयल भी शैडो फ्लीट, ईरान का सारा ऑयल भी शैडो फ्लीट के जरिए जा रहा है। तो वेनेजुएला का समझ लें कि मेजॉरिटी ऑफ ऑयल शैडो फ्लीट ही के जरिए जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो पैरालाइज हो गया है, बहुत मुतासर हुआ है, ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है। और वेनेजुएला की आर्मी कह रही है कि हम प्रेसिडेंट मडोरो के साथ खड़े। तो अगर वो आर्मी खड़ी है तो फिर रिजीम चेंज कैसे होगा? ये अगर वो मरिया को ले भी आएंगे तो आर्मी तो कबूल नहीं करेगी और ना लोग कबूल करेंगे। लोगों ने तो देख लिया है कि उसकी वो अपने मुल्क पर हमले की दावत दे रही है। तो इसलिए ये रिजीम चेंज इतना आसान नहीं है और इसलिए मामला हमले की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर रिजीम चेंज हो जाए तो फिर शायद अमेरिका हमला ना करे। रिजीम चेंज हो जाए, सरेंडर हो, फिर तो सरेंडर हो गया ना, ऑयल बस उनकी एक्सेस हो गई, मरिया को वो ले आए या कोई इस तरह की कोई और शख्सियत वो ले आए जो उनके लिए खोल दे वेनेजुएला को और उनका मुकम्मल कंट्रोल तस्लीम कर ले, तो फिर वो क्यों हमला करना चाहेंगे? यानी जो चीज चाहिए उनको वैसे ही उनको दे दी गई, तो रेजिस्टेंस है तो फिर एस्केलेशन जब वो होगी। तो ये काइंड ऑफ सूरत हाल है। तो इसलिए हमले के खतरात बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वेनेजुएला अपनी वेल्थ इस तरह से देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि देखें ना, बरह रास्त थेफ्ट है, मतलब सारी दुनिया के सामने एक थेफ्ट हो रहा है।
वो कह रहे हैं हमें तुम्हारा ऑयल चाहिए। भाई ये क्या बात हुई मतलब। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया आपने। राय जरूर करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।